क्लास 6 लेसन 1 का पार्ट ज्योग्राफी का ये पार्ट नंबर 7, ठीक है ना। 6 तो तक खत्म हो गया, अब 7 देखते हैं। 7 आगे तो हमने देखा था कि किसके पास, कौन सा ग्रह के पास रिंग होता है, कौन सा ग्रह के पास रिंग नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो ठोस से बना हुआ है जिसके पास कोई रिंग नहीं है, जो गैसों से बना हुआ ग्रह है जिसके पास रिंग है, ठीक है ना। जिसमें बुध शुक्र पृथ्वी मंगल के पास में रिंग नहीं है, और बृहस्पति शनि अरुण वरुण के पास रिंग होता है। सबसे ज्यादा 7 रिंग जिसके पास होता है उसको शुक्र ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा रिंगों वाली ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, सॉरी शनि है। कौन सा है, शुक्र के पास तो रिंग ही नहीं होता है, शनि। अब आगे देखिए, घूर्णन और परिक्रमण के बारे में हमने देखा था, परिभ्रमण के बारे में। जो सिर्फ है एक नोक पर घूमती रहती है उसे घूर्णन कहते हैं, और किसी बिंदु के चारों ओर घूमते उसे परिभ्रमण या परिक्रमण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं, ये मैंने लिखवा दिया था, ठीक है ना। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, तो बृहस्पति के पास है, उसके बाद शनि के पास है। तो एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो आंसर आप क्या दीजिएगा, बृहस्पति के पास है, ठीक है ना। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। शनि का एक उपग्रह है टिटन या टाइटन, जो समस्त उपग्रहों में सबसे बड़ा है। शनि का एक सबसे, लिखिए, शनि का टिटन या टाइटन उपग्रह, शनि का टिटन या टाइटन उपग्रह, शनि का टिटन या टाइटन उपग्रह, शनि का टिटन या टाइटन उपग्रह समस्त उपग्रहों में सबसे बड़ा है। समस्त उपग्रहों में, अबरी बार जाओ तो एक बार, शनि का टिटन या टाइटन उपग्रह समस्त उपग्रहों का सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। ये बुध से भी बड़ा है, किससे बड़ा है, बुध से भी बड़ा है। एक एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि टाइटन उपग्रह किसका है, किस ग्रह का ये उपग्रह है, तो इसका आंसर क्या होता, शनि का। अब ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइए, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या देंगे, टाइटन। क्या होगा, टाइटन। कहता है अधिक है, ठीक है ना। इस पर जीवों का विकसित होने की संभावना भी व्यक्त की गई है कि टाइटन उपग्रह पर जीव हो सकते हैं, जीव पनप सकते हैं। कहता है उपग्रहों में किसी भी निजी प्रकाश और ताप नहीं है, ये पहले भी बता दिया गया किसी के पास। इसी तो तारा और ग्रह में अंतर हमने देखा था, स्टार्स और प्लैनेट्स में अंतर ये था कि सबसे पहले हमने खगोलीय पिंड को 2 भागों में बांटा, जिसके पास एक अपना है ताप और ऊर्जा, और दूसरा जिसके पास अपना ताप और ऊर्जा नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब कदा प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से ये परिवर्तित करता है और ये चमकता है। और चंद्रमा चमकता क्यों है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। प्रश्न है कि सूर्य और अन्य ग्रह आए कहां से, इसका आविर्भाव यानी कि इसका जन्म किस प्रकार। वैज्ञानिक का मानना है कि ब्रह्मांड में आदिकालिक धूलकण और गैस करोड़ वर्षों तक चक्कर काटते रह गए और एक आकाशीय पिंड बन गया, है ना। आकाशीय पिंड बनने के पीछे बहुत से धूलकण आपस में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, घूमते घूमते ये घर्षण के कारण और नजदीक आ गए, और आते आते एक ठोस रूप ले लिया, ठीक है ना। और इस निर्माण में गुरुत्व बल ने विशेष काम किया। गुरुत्व बल वो होता है जो अपने केंद्र की ओर खींचती है। चक्कर लगाते हुए धूल एवं गैस पुंज अर्थात गैस के बादल को ही निहारिका कहा जाता है। लिखिए, चक्कर लगाते हुए धूल एवं अच्छा ऐसा कीजिए, गैसों के बादल को निहारिका कहा जाता है, नेबुला। गैसों के बादल को निहारिका यानी नेबुला कहा जाता है। गैसों के बादल को नेबुला कहा जाता है। दोनों लिख लीजिएगा, कहीं कहीं निहारिका रहता है, कहीं नेबुला रहता है। गैसों के बादल को निहारिका या निबुला कहा जाता है।
निहारिका या निबुला कहा जाता है। निहारिका या निबुला कहा जाता है। निहारिका या निबुला कहा जाता है। गैसों के बादल को निहारिका या निबुला कहा जाता है। क्लियर है? निहारिका से ही सूर्य एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहा जाता है। सूर्य का अधिक द्रव्यमान और भार ग्रहों को गति को नियंत्रित करता है ना। यानी कि एक प्रकार का चुंबक, कैसे एक बड़ा चुंबक जो है छोटे छोटे चुंबक को या तो स्थिर रखेगा या तो अपने की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो सूर्य का इतना बड़ा जो द्रव्यमान है, इतना बड़ा जो दिखने में है, जिसके चलते और ग्रह अपने फिक्स स्थान पर घूमते रहते हैं। ठीक है ना। तो फिक्स स्थान पर घूमते रहने का कारण ये सब है, नियंत्रित करता है। पृथ्वी का उपग्रह के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पृथ्वी हमारा ग्रह है और चंद्रमा यानी चांद हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का नंबर तीसरा है। बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। सौर परिवार में ये देखिए, ये किस प्रकार से चंद्रमा में घटना घटता है। अमावस्या है, यहाँ थोड़ी सी उजला आया, फिर यहाँ थोड़ा बड़ा, फिर यहाँ आधा, इस प्रकार से ये घटना घटता है और एक बार फिर से ये अमावस्या आ जाता है। जब पूर्ण रूप से चंद्रमा चमकती है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं, और चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं चमकती है तो उसे क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। कहता है ऐसा ग्रह है, पृथ्वी हमारी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विकसित है, यानी जीवन पाया गया। ठीक है। कहते हैं कि पृथ्वी और चांद को छोड़कर दूसरे ग्रह पर जल नहीं मिलता। चंद्रमा पर भी जल है और पृथ्वी पर भी जल है, इसके अलावा और कहीं भी जल नहीं है। कहता है अतः दूसरे ग्रहों पर जीवन क्या है? दुर्लभ है, क्योंकि वहां न तो अधिकतर हवा पाई जाती है और न जल। पृथ्वी पर जल का विस्तार 2/3 है, यानी 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है, लैंड है। फिर भी पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी प्राण वायु कहा जाता है, ऐसा ऑक्सीजन और चंद्रमा पर भी नहीं है। वहां प्राण वायु ऑक्सीजन चंद्रमा पर भी नहीं है। यहाँ जीवन संभव हो सका। अंतरिक्ष यात्रियों का कहना है कि ऊपर से देखने पर पृथ्वी का कलर नीला नजर आता है, क्योंकि समुद्र यानी पानी का कलर के जैसा, इसलिए पृथ्वी को नील ग्रह कहा जाता है। अभी लिखवाया था, है ना। नील ग्रह किसको कहा जाता है? तो पानी के कारण, इसकी पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना। और हरा ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण को हरा ग्रह, लेटा हुआ ग्रह अरुण को, लाल ग्रह चमकीला ग्रह, भोर का तारा, शाम का तारा। क्लियर है। सूर्य की किरणें की उपस्थिति पृथ्वी रंग बिखर जाते, इसलिए वायुमंडल में उपस्थित गैसों का कण शोषित कर पुनः फैलाते रहते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी का वायुमंडल नीला दिखाई देता है। ठीक है ना। और बाहर से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें लंबी मार्ग से होकर के घूम करके आती है और नीला रंग रास्ते में। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो नीला रंग रास्ते में बिखर गई, हो गया पूरा। अब वायुमंडल तक पहुंचते पहुंचते क्रमशः नीला और अंत में लाल रंग बिखारते, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल नजर आता है ना। आसमान देखते हैं ना, लाल नजर आता है। अब ऐसे आसमान को देखिए तब कौन नजर आएगा? ऐसे आसमान को देखिएगा तो नीला रंग नजर आएगा, कौन, है ना। नीला नजर आएगा ऐसे आसमान। और आसमान कैसे नजर आता है? जब रेड नजर आएगा। कब? जब सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। ठीक है ना। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पृथ्वी कैसा नजर आता है? रेड। और जनरली देखने पर नीला। देखिए यहाँ से चालू कोई कर दिया ऊपर से।
आगे देखिए, तो इस प्रकार से ये चंद्रमा की धरती पर उतारा हुआ ये एक रोवर है, ठीक है ना। यहाँ पे आदमी भी आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। आगे देखिए, आकृति के दृष्टि से पृथ्वी का सौर परिवार में 5वां स्थान आता है, यानी बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। कैमा ग्रह? 5वां बड़ा ग्रह पृथ्वी है। नोट कीजिए, आकृति के दृष्टि से यानी आकार के दृष्टि से पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है। आकार के दृष्टि से पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है। आकार के दृष्टि से पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है। तो इससे भी 4 बड़े ग्रह हैं और, ठीक है ना। कोई बता सकते हैं 4 बड़े ग्रह कौन कौन होंगे? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी। कहा गया था कि जो इंटीरियर प्लैनेट्स है वो पृथ्वी मंगल में सबसे बड़ा पृथ्वी ही है, बताया गया था ना। तो इसके अलावे बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब क्या है? 4 बड़े ग्रह हैं। क्लियर है? तो दूसरे ग्रहों की तरह यह गोल है, यह भी गोल है, पृथ्वी भी गोल है, किंतु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हो गई है। तो कहा जाता है पृथ्वी अंडाकार है, इलिप्टिकल्स है। पृथ्वी कैसा है? इलिप्टिकल से अंडाकार। दोनों छोर पर चपटी है, नीचे भी चपटी है और ऊपर भी चपटी है, और ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर फैली हुई है। पृथ्वी की गोलाई पृथ्व्याकार और भू-आभ यानी जियोड कहना अधिक उपलब्ध, मतलब उपयुक्त होगा। उपयुक्त कहने का मतलब, अगर गोल कहेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं है, उसको बोलिए भू-आभ यानी जियोड। नारंगी के आकार के, किसके समान? नारंगी के समान। नारंगी का देखिएगा ना, ऊपर भी थोड़ा सा चिपटा रहता है और नीचे भी चिपटा है और चारों ओर फैला हुआ है। तो पृथ्वी नारंगी के समान गोल है ना। इसलिए कहा जाता है पृथ्वी गोल नहीं है, नारंगी के समान गोल है, ठीक है। दोनों छोर पर क्या है? चिपटी हुई है। कहता है गोल वस्तुतः पूरे घेरे में परिधि, कहते हैं पृथ्वी का परिधि 40,000 किलोमीटर है। नोट कीजिए, पृथ्वी का परिधि 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की परिधि 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की परिधि कितना है? 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की परिधि कितना है? 40,000 किलोमीटर। नोट्स बनाते रहिए, है ना। पृथ्वी की परिधि कितना है? 40,000 किलोमीटर। कहता है गोलाकार पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है। ऊपरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, है ना। उत्तरी या दक्षिणी या फिर पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध है। चलिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और इसके बीच में एक रेखा है जिसको विषुवत रेखा कहा गया। क्या कहा गया? विषुवत रेखा। पृथ्वी की ऊपरी और दक्षिणी सिरों पर एक कल्पित रेखाएं मिला दिया जाता है जिसको अक्ष कहते हैं, और ये विषुवत रेखा सदा एक दूसरे पर समकोण बनाते रहती है। ये भी हम लोग अगला टॉपिक में अध्ययन बहुत अच्छा से करेंगे जब पृथ्वी की चर्चा होगी। वास्तविकता यह है कि पृथ्वी के अक्ष लंब रेखा के रूप में ना होकर कुछ झुका हुआ है। यही कहता है कि 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, यानी अगर अक्ष के समान कहेंगे तो 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना डिग्री पर? 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है। हमारा चांद जो पृथ्वी का उपग्रह यानी सहचर है, पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी है। लिखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। और इतना नजदीक है, इसी वजह से चंद्रमा बड़ा है, और नहीं तो चंद्रमा और सूर्य का गोलाई देखिएगा तो लगेगा दोनों बराबरे है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये पृथ्वी से बहुत छोटा है।
तो निकटता के कारण ये बड़ा दिखा। यह सूर्य की प्रकाशित से प्रकाश देता है। इसके परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? करीब 1.25 सेकेंड का समय लगता है। लिखिए, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? According to GK question answers, light 1.3 सेकेंड, ठीक है ना। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में या पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड समय लगता है। लिख लिए, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड लगता है। 1.3 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? 1.3, ठीक है ना। 1.3 सेकेंड लगता है। तो करीब 1.25 सेकेंड कह रहा है। 25 1.25 सेकेंड मतलब 1.25, लगभग 1.3। यह 27 दिन 8 घंटा में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लिखिए, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, एक लिखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में, चंद्रमा लिख नहीं रहे हो, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 8 घंटे लगाता है। 27 दिन 8 घंटे लगाता है। 27 दिन 8 घंटे लगाता है। सत्ताईस दिन 8 घंटे लगाता है। कितना समय लगाता है? 27 दिन 8 घंटे। कहता इसे अपने अक्ष पूरी तरह घूमने में इतना समय लग जाता है। यही कारण है कि हम सदा एक ही भाग को इसको देख पाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा भाग क्या होता है? ढका रहता है। चंद्रमा का व्यास, लिखिए, चंद्रमा का व्यास 3476 किलोमीटर है। 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 चंद्रमा का व्यास कितना है? 3476 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3476 किलोमीटर। 3 दशक पूर्व, ठीक है ना, 1969 में मानव प्रथम बार चंद्रमा पर उतरा। उस अंतरिक्ष यात्री का नाम नील आर्मस्ट्रांग था। वह चिरस्मरणीय तिथि 21 जुलाई से तब से कितने ही अंतरिक्ष यात्री वहां जा चुके। मतलब उसके बाद बहुत अंतरिक्ष यात्री। लिखिए, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग 1976, कोष्ट में लिख दिया 1976। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, कोष्ट में 1969, कोष्ट में 1969। नील आर्मस्ट्रांग, कोष्ट में 1969। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, ठीक है ना। उसके बाद बहुत से गए। भारत के तरफ से कौन गया था? राकेश शर्मा। भारत के तरफ से कौन गया था? राकेश शर्मा। चलिए,
तो यहाँ पे रात में बहुत ठंडी है, वहां की चट्टान अध्ययन करने से ये पता पृथ्वी और चंद्रमा का चट्टान निर्माण लगभग पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक ही बार बना था, ठीक है ना। चट्टानों से ये पता लगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। चांद पर पांव रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। चांद पर यह नया खनिज मिला जिसका नाम आर्म अल्कोलाइट रखा गया। लिखिए, चंद्रमा पर एक खनिज मिला आर्म अल्कोलाइट। चंद्रमा पर एक खनिज मिला जिसका नाम आर्म अल्कोलाइट है। चंद्रमा पर एक खनिज मिला जिसका नाम आर्म अल्कोलाइट है। क्या नाम है? आर्म अल्कोलाइट। ये 3 को गए थे इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? अपने नाम पर इसका खनिज का नाम रख लिया, आर्म अल्कोलाइट। आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, अल्ड्रिन गए थे और कोलियंस गए थे। ये तीनों अंतरिक्ष यात्री। लेकिन पहला कदम तो कोई रखबे किया होगा। जैसे आप बस पर उतरिएगा तो तीनों एक ही बार उतर जाइएगा। बस पर उतरिएगा तो एक एक करके उतरिएगा। तो उसी प्रकार से जब अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री 3 गो जब यहाँ से गए तो तीनों उतरे, तो पहला कदम किसका आया? तो पहला कदम आया नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, दूसरा कदम किसका आया? अल्ड्रिन का, और तीसरा कोलियंस का। तो आप तीनों नाम लिख सकते हैं, है ना। 3 व्यक्ति चंद्रमा के तल पर एक ही समय पहुंचे थे। इनका नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अल्ड्रिन, कोलियंस। आर्मस्ट्रॉन्ग, अल्ड्रिन, कोलियंस। आर्मस्ट्रॉन्ग, अल्ड्रिन और कोलियंस। आर्मस्ट्रॉन्ग, अल्ड्रिन और कोलियंस। लिख लिए, आर्मस्ट्रॉन्ग, अल्ड्रिन और कोलियंस। टाइम क्या हुआ? तब पॉज करो, ठीक है ना। आर्मस्ट्रॉन्ग, अल्ड्रिन और कोलियंस। पार्ट 3 खत्म हो गया।